अब मैं बिना देरी किए अगले पैनल को इनवाइट करना चाहूंगी प्रोफेसर सतीश कुमार मोड़, वाइस चांसलर ऑफ वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी। आप लोगों की तालियों के बीच उनका मंच पर स्वागत करेंगे और क्या क्या नई चीजें होने जा रही हैं वो जानेंगे। दिव्यांश, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीआईटी भोपाल, चर्चा तो आजकल बहुत हो रही है उस की। अब जब चर्चा होती है तो हर किसी के जहन में आता है कि भाई यूएसपी क्या है, ऐसी क्या वो खास बात है जिसमें इसमें एडमिशन लेना चाहिए। जैसे अपने देश में आईआईटी और एनआईटी इनका बड़ा नाम है, वैसे ही वीआईटी भी अपने आप में एक बड़ा नाम है। मतलब देखा जाए तो करीब 40 वर्ष पहले यात्रा शुरू की थी हमारे ऑनरेबल चांसलर जी विश्वनाथन जी ने वेल्लोर में, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और करीब 2001 में यह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनी। उनका हमेशा से यह विजन था कि आईआईटी जो है वह बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है, लेकिन उसमें कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है। आप देखेंगे आईआईटी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा है, सरकार की तरफ से फंड भी बहुत मिलता है, लेकिन यदि आप देखेंगे जितना इन्वेस्टमेंट वहाँ आईआईटी में हो रहा है उसके मुकाबले कितने स्टूडेंट हर एक आईआईटी पास आउट कर रहा है। तो हमारे ऑनरेबल चांसलर जी का यह विचार था कि हम आईआईटी लेवल की ही शिक्षा देंगे, लेकिन इसको लार्ज स्केल पर देंगे। ये हमारा यूएसपी है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड इज़ एज गुड एज आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, लेकिन इट इज़ एन a large scale. I will just give you some numbers so you will realize what large scale is. In our VIT Vellore campus, हमारे यहाँ 45,000 स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हमारा जो चेन्नई कैंपस है उसमें 23,000 स्टूडेंट्स हैं। हमारा जो एपी कैंपस है उसमें 20,000 स्टूडेंट हैं, और हमारे VIT भोपाल में 18,000 स्टूडेंट हैं। आप जोड़ेंगे तो केवल वीआईटी में 1 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सभी क्वालिटी एजुकेशन है। तो यह हमारा यूएसपी है। ओके, अच्छा, ऐसा होता है ना कि बदलते वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम चेंज हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब एंट्री कर चुकी है एजुकेशन सिस्टम में। इस 10 साल की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ आपने इम्प्लीमेंट किए, और ग्राउंड लेवल पर उसका क्या इम्पैक्ट दिखा? यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वह स्टूडेंट सेंट्रिक है। स्टूडेंट जो है वो फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है। कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो सभी को सीखना है, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वह स्टूडेंट खुद अपने व्यवहार के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से पसंद कर सकता है। तो यह अपने आप में, कई जगह हम देखते हैं करिकुलम फिक्स्ड होता है, उसके अंदर फिक्स्ड कोर होते हैं, फिक्स्ड इलेक्टिव्स होते हैं, उसमें से लेना होता है। लेकिन हमारा पूरा करिकुलम जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि स्टूडेंट सारे विषय, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स उसको छोड़ करके अपनी रुचि के हिसाब से ले सकता है। एंड इट इज़ ए वेरी डायनामिक सिलेबस। जब किसी ने सोचा भी नहीं था तभी से वीआईटी में गेमिंग टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के सारे विषय हमारे यहाँ कई वर्षों से चल रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट को डिलीवर करने के लिए वैसी फैकल्टी भी चाहिए। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे वीआईटी में इतने बड़े इन्वायरमेंट में हर एक फैकल्टी जो है वो पीएचडी है। देयर इज़ नो फैकल्टी विच इज़ नॉट डॉक्टरेट फॉर दिस इंजीनियरिंग एजुकेशन। और ये सभी जो है यहाँ पर जो आए हैं वो किसी अच्छे आईआईटी, एनआईटी या वीआईटी या ऐसे नेशनल यूनिवर्सिटी से ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करके आए हुए ऐसे फैकल्टीज़ को लिया हुआ है। तो एक अच्छी फैकल्टी है जो अपने एक बेस्ट एजुकेशन अपने जीवन में लेकर के आई है। वी हैव बेस्ट स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट जो आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है वही हमारी वीआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देता है। आपको आश्चर्य होगा, 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होते हैं, और उसमें से 20 से 25,000 स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो बड़ा डायनामिक इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, फैकल्टी है, और इन सबको देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह भी वन ऑफ द बेस्ट। इट इज़ ए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए वीआईटी जो है अपने आप में एक यूनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है।
अच्छा सर, देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लगातार सरकार अग्रसर है। ऐसे में अगर हम वीआईटी भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं की जा रही हैं और सरकार को क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? सुझाव तो देने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, यहाँ पर 2 मिनिस्टर्स आकर के गए हैं, लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता सकता हूँ। हमने एक स्टार स्टूडेंट्स योजना प्रारंभ की है। पूरे मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो कलेक्टर जो महोदय होते हैं या महोदया होती है, उनसे हम ये कहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हर साल 12वीं में गवर्नमेंट स्कूल में जो टॉप 2 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर भेजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे 100 से अधिक स्टूडेंट हर साल हमारे यहाँ वीआईटी भोपाल में आते हैं, जिनसे हम 0 फीस चार्ज करते हैं। पूरी उनकी एजुकेशन 4 साल की मुफ्त है। यही नहीं, उनके लिए हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए भी हम एक भी पैसा नहीं लेते। यही नहीं, उनसे जो भोजन है उसके लिए भी पैसा नहीं लेते। ऐसे 100 से अधिक छात्र जो कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स है गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स की नहीं हम लेते, गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको हम लेकर के हमारे यहाँ पर पूरा पढ़ाते हैं। और ऐसे सभी छात्र जिनके घर का वातावरण बहुत ही गरीबी में बिता हुआ है, उनकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमारा ऐसा विचार है कि जब उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है तो उनकी फैमिली की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, उनके रिलेटिव्स की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, उनको पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। तो यह एक हमारी एक पहल है, छोटी सी पहल है। और भी सभी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा सोचना शुरू करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ स्पेस में, तो मध्य प्रदेश में एक व्यापक स्तर पर, पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर हम छात्रों के अच्छे व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण के लिए काम कर सकते हैं। कोमल, एक सवाल मेरे जहन में आया और मैं बताऊं, अभी खो गया था आपकी बात सुन के, कि बच्चे कितने इनोवेटिव आइडियाज़ सीख रहे हैं इस टाइम में। अब इनोवेटिव आइडियाज़ की जब बात होती है ना, बार बार जहन में आता है एआई। कई लोगों से मैं पूछा भी एआई के बारे में, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एआई चैलेंज है या फिर डर है फ्यूचर को लेकर कि कुछ खतरा बन सकता है किसी तरह का, प्रोफेशनली, पर्सनली या लाइफस्टाइल में? आपका क्या इस पर सोचना है? मैं थोड़ी अपनी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए लेते हुए आपसे कुछ बातें करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि यह एक क्या बोलते हैं, काल्पनिक डर है ये। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अभी हमारे एक के शुक्ला जी आए थे, मैंने MSCT से ही इंजीनियरिंग किया 74 से 79 बैच में। बहुत पुरानी बैच हो गई, शायद आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन और बाद में M.Tech मैंने गोविंदराम सेक्सेरिया से किया। तो मध्य प्रदेश की ही मैं पैदाइश हूँ और यहीं से मैं आगे निकला हूँ। लेकिन आप ये देखेंगे कि उस समय में जब हम इंजीनियरिंग पढ़ाई करते थे तो वर्नियर कैलिपर्स हुआ करता था, कैलकुलेटर्स नए नए आए थे और हमको क्लासरूम में और एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करने दिया जाता था। थोड़ा मैं आगे बढ़ा, जब M.Tech कर रहा था तो उस समय 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे और बाद में नए नए कंप्यूटर्स आने लगे। मैंने देखा है अपने जीवन में कंप्यूटराइजेशन का जो विरोध हुआ है बैंकों के द्वारा और सब कुछ, और आज हम देखें क्या चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है तो उसके बारे में लोगों के मन में डर रहता है कि हमारा जॉब चला जाएगा। यदि उस समय कंप्यूटर्स नहीं आए होते तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं इस जीवन की। ऐसे ही AI भी एक टूल आया है, अभी उसके बारे में सबको स्कोप के बारे में पता नहीं है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, कैसे ये डेवलप होगा। जैसे जैसे मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं लोगों के समझ में आती जाएंगी, इस AI का वैसा उपयोग बढ़ता जाएगा। और जो हमने देखा है कैलकुलेटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, वैसे ही AI का भी उपयोग होगा। एक उदाहरण और मैं दूंगा। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में गया और वो बहुत ही जल्दी छोड़ करके एयर इंडिया ज्वाइन किया। आप ये सोचिए 1902 में पहली पावर्ड फ्लाइट हुई थी, 1902 में, राइट ब्रदर्स की जो हम कहते हैं। और आज वो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। यदि कोई ये कहे कि अच्छे हाईवे बन गए तो बैलगाड़ी का क्या होगा, ऐसा तो नहीं होता। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, मनुष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से उसका उपयोग होता है। तो जब 120 साल में एक पावर्ड फ्लाइट जो कि 10 मीटर भी नहीं उड़ी थी और आज हम मिसाइल्स यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, युद्ध बड़े कठिन हो गए हैं,
तो हर चीज़ का एक उपयोग दुरुपयोग होगा, लेकिन ये ज़िंदगी चलती रहेगी। तो आप AI ML इन सब का डर अपने मन से निकाल दीजिए। जो नई जनरेशन है वो इसका इतना अच्छा उपयोग करेंगी कि जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह क्या बात हो गई। बिल्कुल। और अच्छा, मैं अब एजुकेशन क्षेत्र में बेहतरी को लेकर बात करूंगी कि VIT मध्य प्रदेश में एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए और रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए क्या क्या कर रही है। हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी इन एजुकेशन की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। हमारे जो क्लासरूम हैं वो एक टिपिकल क्लासरूम नहीं है। हमारी जो क्लासरूम है वही लैब है। जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो वहीं पर उसका एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। तो ये जो हैंड्स ऑन लर्निंग जो है, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यह एक ऐसा चीज़ है जिसको यदि हमने सब ने अडॉप्ट किया तो एम्प्लॉयबिलिटी की बात ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि यदि आपने क्लास में केवल थ्योरी समझाई और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप थ्योरी से तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, कोडिंग नहीं कर सकते। एक दूसरा ये है कि हमारा सारा फोकस जो है वो स्किल ओरिएंटेशन की तरफ है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो फाइनल ईयर में छात्र पहुँचा है, हर एक छात्र के पास में एक इंटरनेशनल स्किल का सर्टिफिकेट हो और एक नेशनल स्किल का सर्टिफिकेट हो। जब ये स्किल, वही कोडिंग जो है वो पीछे रह गया। अभी हम AI ML की बात कर रहे हैं तो कोडिंग की उतनी आवश्यकता नहीं रही। अभी छात्रों को उससे एक आगे के लेवल का सीखना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ पर VIT भोपाल यूनिवर्सिटी में करिकुलम बहुत डायनामिक है, अप्रोच बहुत डायनामिक है और हमने पिछले 3-4 वर्षों से ही इसको मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक फाइनल ईयर का छात्र जो है इंटरनेशनल और नेशनल स्किल का सर्टिफिकेशन ले। मैं ये समझता हूँ कि बाकी भी विश्वविद्यालय इसका फॉलो करें तो यहाँ मध्य प्रदेश में स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो उन्होंने एक सुझाव की बात की थी और जो आपका प्रश्न है उसको लेकर के मेरे मन में ऐसी कल्पना आती है। मैं पिछले 45 वर्षों से मुंबई में रहा हूँ अपने रोजगार को लेते हुए। अभी फिर से यहाँ मध्य प्रदेश में आया हूँ। भोपाल से इंदौर का जो हाईवे है 200 किलोमीटर, वहाँ पर इतना बड़ा स्कोप है कि हम एक नई सिलिकॉन वैली बना सकते हैं। यहाँ पर हम पूरे इंडस्ट्री का सेगमेंट बना सकते हैं। गुजरात में यदि धोलेरा बन सकता है तो भोपाल जो है वो भारत की, मध्य प्रदेश की राजधानी है और इंदौर आर्थिक राजधानी है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और एक 20-25 साल का प्लान बनाया तो यह अपने आप में एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का मॉडल हम मध्य प्रदेश के सामने खड़ा कर सकते हैं। मैं होपफुली यह मैसेज आप यहाँ के प्लानिंग करने वालों को बताएं। इतना सुंदर शहर है भोपाल, इतना सुंदर शहर है इंदौर, इसके बीच में यदि वो पूरा हाईवे डेवलप हो गया जिसमें सब तरह के इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, IT, ये सब चीज़ों के लिए यदि वहाँ पर इंडस्ट्री लग गई तो आसपास के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतीश जी और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस गति से आप काम कर रहे हैं और तेज़ ये गति होती जाए। शुभकामनाएं।